हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। विलियन चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सांद्रता की इकाइयाँ है वो पढ़ रहे थे और सांद्रता की इकाइयों के अंदर दो इकाइयाँ अपने है वो पढ़ ली थी। सबसे फर्स्ट अपने पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत और सेकंड अपने पढ़ी थी आयतन प्रतिशत। आज अपन तीसरी जो इकाई है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बारे में वो बात करेंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अपन W/V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V के द्वारा वो रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि आपके W/V इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। जब भी अपन प्रतिशत की बात करते हैं 100 से वो मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट इसके ऊपर है वो आपको किस टाइप का क्वेश्चन है वो आएगा, उसके बारे में अपन है वो बात करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के ऊपर क्वेश्चन अपन को है वो किस तरह है वो पूछा जाता है। 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन का निर्माण किया गया है। तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या चीज है वो गिवन है उसको अपन सबसे पहले है वो लिखेंगे। यहाँ पर विलयन का आयतन अपन को दे रखा है और विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है। तो विलय का द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है। विलयन का आयतन है वो 500 ml है। इन दोनों को अपन इस फॉर्मूले के अंदर है वो पुट करेंगे। ये फॉर्मूला है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का है, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपन का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपन को दे रखा है 20 ग्राम अपॉन विलयन का आयतन है वो 500 ml है इनटू 100। जब भी यहाँ अगर ऊपर अपन है वो ग्राम लेंगे तो नीचे है वो विलयन का आयतन ml के अंदर है वो लेंगे। और यदि आपके है वो विलय का जो द्रव्यमान है वो अगर किलोग्राम में दे रखा है तो विलयन का आयतन अपन है वो लीटर के अंदर है वो लेंगे। इकाइयाँ है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ आपके ग्राम है तो यहाँ ml होगा और अगर यहाँ आपके किलोग्राम है तो यहाँ पर आपके है वो लीटर होगा। इनको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपके 4% आपके आ जाता है W/V। ये इसका है वो आंसर। तो इस प्रकार के आपका है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के ऊपर। तो ये अपन की थर्ड सांद्रता की इकाई है वो कंप्लीट हो गई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
अब जो नेक्स्ट सांद्रता की इकाई है वो है मोलरता। उसके बारे में अपन बात करते हैं। मोलरता है वो क्या होती है? मोलरता मोलरता को अपन कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम के द्वारा इसको अपन एम शो करते हैं। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर, कोई भी जो 1 लीटर विलयन है उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला है वो क्या होगा? क्या लिख सकते हैं अपन? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं। सबसे ऊपर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अब यहां विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर के अंदर होगा। विलयन का आयतन लीटर के अंदर अपन वो लेंगे। यदि विलयन का आयतन है वो लीटर की जगह ml में दे दे तो क्या करेंगे अपन? तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार हो जाएगा। विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अगर आयतन ml में दे रखा है इसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1000 से वो डिवाइड करेंगे। ये जो 1000 है वो ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर है वो चला जाएगा, तो ऊपर आपके 1000 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको स्टूडेंट पता होगा मोल है वो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, तो मोल अपन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अपन मोल निकालना है वो सीखेंगे। यहाँ पर मोल बराबर पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। ये आपके है वो मोल का फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा अपन पदार्थ का मोल निकाल सकते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। मोल इज इक्वल टू पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। ये आपके है वो मोल निकालने का है वो सूत्र होता है। इस सूत्र को अपन यहाँ पर है वो पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब अपन इसको पुट करेंगे तो अपन के पास एक नया फॉर्मूला है वो प्राप्त होगा। अब ये जो नया फॉर्मूला है वो क्या है इसके बारे में बात करते हैं अपन। मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या की जगह अपन लिखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा, क्योंकि मोल की जगह अपन मोल का ये फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो विलय की ग्राम में मात्रा इनटू 1000 अपॉन अणुभार इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन है वो ml के अंदर होगा। अब इस फॉर्मूले को अपन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोलरता m इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा होती है WA इनटू 1000 अपॉन अणुभार होता है विलय का अणुभार MA।
इंटू विलियन का आयतन V ml के अंदर। तो ये अपन के पास मोलरता का फॉर्मूला है वो प्राप्त हो गया। स्टूडेंट आप जाओ तो इसका स्क्रीनशॉट भी है वो ले सकते हो। अब मोलरता की इकाई है वो क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। मोलरता की इकाई, मोलरता की जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर इकाई है, काफी बार है वो एग्जाम के अंदर वो पूछी जाती है कि मोलरता की इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है मोल प्रति लीटर। ये आपके है वो मोलरता की है वो इकाई होती है। मोलरता है वो तापमान से प्रभावित नहीं होती। ताप का इसके ऊपर इसमें मोलरता के अंदर आयतन है, तो आयतन के ऊपर है वो तापमान का प्रभाव पड़ता है। इस कारण ये जो मोलरता होती है वो तापमान से प्रभावित होती है। जिन इकाइयों के अंदर यहाँ पर द्रव्यमान होता है आयतन की जगह, वे इकाइयां तापमान से प्रभावित नहीं होती है। तो अपन लिख सकते हैं मोलरता ताप से प्रभावित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी इकाई तापमान से प्रभावित होती है। तो अपन को ध्यान रखना है कि मोलरता है वो तापमान से प्रभावित होती है। और इसका सीधा सा है वो फंडा है कि जिन आपके वो सांद्रता की इकाइयों के अंदर है वो आयतन होता है, वे इकाइयां तापमान से प्रभावित होती है। और जो सांद्रता की इकाइयां जिनके अंदर आयतन नहीं होता है, द्रव्यमान होता है, वे इकाइयां तापमान से प्रभावित नहीं होती है। जिनमें आपके यहाँ पर द्रव्यमान होता है, विलियन का द्रव्यमान होता है, वे इकाइयां तापमान से प्रभावित नहीं होती। जिनमें विलियन का आयतन दे रखा होता है, वे इकाइयां तापमान से प्रभावित होती है। तो जो मोलरता होती है वो तापमान से प्रभावित होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा जाएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। बीस ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलियन का निर्माण किया गया है। तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहां पर अपन को है वो विलय की ग्राम में मात्रा है वो दे रखी है, यानी विलय का द्रव्यमान दे रखा है। विलय का द्रव्यमान वो आपके 20 ग्राम है। विलियन का आयतन 250 ml। विलियन का आयतन है वो 250 ml है। अब NaOH का अनुभार अपन को निकालना होगा। यहाँ पर NaOH का अनुभार, NaOH का अनुभार अपन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अनुभार होता क्या है। तो अनुभार कोई भी जो आपके है वो अणु है उसके अंदर उपस्थित जितने भी जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भारों का जो योग होता है उसे ही अपन अनुभार है वो कहते हैं। तो NaOH के अंदर परमाणु सोडियम है, इसका जो परमाणु भार है वो 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का है वो 1 है। इन सबको जब अपन ऐड करते हैं तो उनके पास है वो 40 आ जाता है। ये आपके है वो NaOH का है वो अनुभार है। अब
फॉर्मूला अपन के पास है m इज इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन यहां पर MA इंटू VMN, ये अपन के पास है वो फॉर्मूला आ गया इसका। अब m इज इक्वल टू WA की जगह अपन यहां पर है वो मिले की ग्राम में मात्रा है 20 दे रखी है 1000 अपॉन MA, इसका अनुभार है वो NaOH का 40 है इनटू आयतन 250 ml। तो ये आपके इसकी जो मोलरता है वो 2 यानी 2 आ गई मोल प्रति लीटर। मोलरता आपको को प्राप्त हो गई 2 मोल प्रति लीटर। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर है वो पूछा जाता है। अब मोलरता के ऊपर एक टाइप का और है वो क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो आपके टाइप फर्स्ट था, अब अपन टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, ये टाइप सेकंड, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप सेकंड के अंदर एक विलियन है जिसकी मोलरता आपको है वो दे रखी है m1, उसका जो आयतन है वो आपके है वो v1 है। उस विलियन के अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, यदि पानी है वो मिला दिया जाता है, और पानी मिलाने पर उसका जो आयतन है वो v2 हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो विलियन बना है पानी मिलाने पर इसकी मोलरता है वो क्या होगी, तो वो अपन को निकालना होता है, यानी कि जो उसकी मोलरता m2 है वो m2 अपन को निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके बनेगा m1v1 m2v2। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन उस विलियन की मोलरता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो m2 आपके हो जाएगा m1v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से अपन विलियन है उसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, किस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि NaOH के विलियन की मोलरता 2m है तथा इसका आयतन 500 ml है। जल मिलाने पर इसका आयतन जल मिलाने पर इसका आयतन 750 ml हो जाता है। तो इस विलियन की मोलरता क्या कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके है वो NaOH का एक विलियन है जिसकी मोलरता है वो दे रही है 2m, यानी कि अपन के पास है वो कैसे करेंगे इसको, m1 दे रखा है अपन के पास है वो 2m है, इसका जो आयतन है v1 वो आपके है वो 500 ml है। अब इस विलियन के अंदर है वो पानी मिला देते हैं, और पानी मिलाने पर इसका जो आयतन है v2 वो आपके हो जाता है 750 ml। तो अब कह रहा है कि ये जो विलियन है इसकी मोलरता ज्ञात करो, यानी कि अपन को m2 है वो ज्ञात करना है। तो अब इसको करने का तरीका है वो ये फॉर्मूला इसके अंदर है वो अपन को लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे m1v1 m2v2, और m2 निकालने के लिए m2 हो जाएगा m1v1 अपॉन v2। तो आपके है वो m2 m1 की जगह अपन लिखेंगे 2m, ये अपन ने लिख दिया 2 इनटू v1 की जगह अपन लिखेंगे 500 ml अपॉन v2 की जगह अपन लिखेंगे 750 ml।
ये अपन क्या आ जाता है 4/3, यानी कि आपके है वो 1.33 m, ये इसकी वैल्यू है वो 1.33 m। तो ये आपके है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो इस प्रकार इसके ऊपर है वो मोलरता के ऊपर है वो बनेगा। ठीक है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अपने इसके अंदर है वो देख लिए। अब अपना सांद्रता की जो पांचवी इकाई है नॉर्मलता, उसके बारे में अपन है वो बात करेंगे। नॉर्मलता है वो क्या होती है? नॉर्मलता को अपन इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोलते हैं और इसको अपन एन के द्वारा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता को नॉर्मलिटी कहते हैं इंग्लिश में और इसको अपन एन के द्वारा है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता और मोलरता के अंदर है वो डिफरेंस क्या होता है? मोलरता होती है उसके अंदर है वो मोल 1 लीटर मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या अपन है वो ज्ञात करते हैं, जबकि नॉर्मलता के अंदर 1 लीटर मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसे अपन नॉर्मलता है वो कहते हैं। यानी वहां पर जो टर्म्स यूज होती है वो मोल होते हैं, यहाँ पर है वो ग्राम तुल्यांक टर्म का अपन है वो यूज करते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला है वो क्या होगा? नॉर्मलता इज इक्वल टू होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। अब यहाँ विलियन का जो आयतन है वो लीटर में होगा। अगर लीटर की जगह ml में दे रखा है तो ऊपर अपन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लीटर की जगह अगर ml होगा तो उस ml को वापस अपन को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू आपके हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या into 1000 अपॉन विलियन का आयतन। ये जो विलियन का आयतन है वो लीटर की जगह आपके यहाँ पर ml में दे रखा है। इस ml को ही अपन ने लीटर में कन्वर्ट किया, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 1000 से डिवाइड किया, वो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर है वो चला गया। अब ये जो ग्राम तुल्यांक है वो क्या होता है? जैसे मोलरता के अंदर मोल आए थे, वैसे ही नॉर्मलता के अंदर है वो ग्राम तुल्यांक आते हैं। तो ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। ये आपके ग्राम तुल्यांक निकालने का है वो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अब अपन यहाँ पर है वो पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एक नया फॉर्मूला है वो आ जाएगा। नॉर्मलता इज इक्वल टू
इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब ये जो विलियन का आयतन है वो आपके एमएल के अंदर होगा, विलियन का आयतन एमएल के अंदर। ये आपके है वो नॉर्मलता का फॉर्मूला है। इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं नॉर्मलता के फॉर्मूले को, n इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा आपके WA इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं इसको, EQ अपॉन विलियन का आयतन VML के अंदर। ये आपके है वो नॉर्मलता का फॉर्मूला आ गया, n इक्वल टू WA इंटू 1000 अपॉन EQ इंटू VML के अंदर। अब फ्रेंड इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और ये तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अपन है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये तुल्यांकी भार ज्ञात कैसे करते हैं। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं अपन, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार के अंदर जो ए लेते हैं अपन, अम्ल व सार का तुल्यांकी भार, अम्ल व सार का तुल्यांकी भार, अम्ल व सार का तुल्यांकी भार। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार इक्वल टू आपके होता है अणुभार बटा अम्ल की सारकता। यहाँ स्टूडेंट ध्यान आपको ये रखना है कि अम्ल की सारकता होती है तथा सार की अम्लता है वो होती है। अब ये जो अम्ल की सारकता है ये क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अम्ल की सारकता, अम्ल की सारकता, अम्ल की सारकता इक्वल टू होता है त्यागे गए H+ आयनों की संख्या। अम्ल की सारकता इक्वल टू अम्ल द्वारा त्यागे गए, अम्ल द्वारा त्यागे गए, अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या। कोई भी जो अम्ल है वो कितने H+ आयन त्यागता है, वही आपके अम्ल की सारकता होती है। एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें। अगर आपको पूछे कि HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, तुल्यांकी भार HCl का, तो HCl का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले इसका अणुभार बटा इसकी सारकता। तो HCl का जो अणुभार होता है वो होता है 36.5 अपॉन इसकी सारकता। HCl को जब अपन जल के अंदर घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये एक H+ आयन का है वो तैयार करता है, इस कारण HCl की जो सारकता होती है वो 1 होती है। तो यहाँ अपन लिखेंगे 1, तो ये आपके आ जाएगा 36.5, यानी कि HCl का तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों है वो इक्वल होते हैं, और ये आपके आ जाएगा 36.5। इसी प्रकार अपन दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल सेकंड, H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले H2SO4 का अणुभार अपन देखेंगे। तो H2SO4 का जो अणुभार होता है, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला आपने लिख दिया, अणुभार बटा सारकता। इसका जो अणुभार होता है H2SO4 का वो होता है 98
अपॉन इसकी सारकता, यानी कि H2SO4 को जब अपन जल के अंदर घोलेंगे तो ये 2H प्लस आयन का क्या करेगा, इस कारण इसकी जो सारकता है वो 2 हो जाएगी। तो ये आपके आ जाएगा 49, 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। ये आपके है वो H2SO4 का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार अपन H2SO4 का तुल्यांकी भार है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो आपके स्टूडेंट हो गया अम्ल का तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन बात करेंगे क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड आपके हो जाएगा क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार क्षार का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू आपके होता है अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता। क्षार का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू होता है अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता। ये आपके है वो क्षार का तुल्यांकी भार होता है। अब आपके है वो क्षार की अम्लीयता, ये कैसे ज्ञात करेंगे क्षार की अम्लीयता। तो क्षार की अम्लीयता इज इक्वल टू होता है त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, यानी क्षार को जब अपन जल के अंदर घोलेंगे तो ये कितने OH माइनस आयनों का त्याग करता है, वही आपके है वो क्षार की अम्लीयता होती है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन कैसे ज्ञात करते हैं क्षार की अम्लीयता को। NaOH का तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी भार। तो NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अपन ना फॉर्मूला अपन लिखेंगे इसका अणुभार बटा क्षार की अम्लीयता। तो अब आपके वो NaOH का जो अणुभार होता है वो अपने देखा 40 होता है 40 अपॉन NaOH को जब अपन जल के अंदर है वो बोलते हैं तो ये एक OH माइनस आयन का है वो त्याग करता है, इस कारण इसकी जो अम्लीयता होती है वो 1 होती है। तो ये आपके आ जाता है 40। तो NaOH का अणुभार और तुल्यांकी भार है वो इक्वल होता है। तो इस प्रकार अपन है वो क्षार का तुल्यांकी भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा अपन है वो देखेंगे ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार। ऑक्सीकारक व अपचय का तुल्यांकी भार, इसमें फर्स्ट अपन है वो लेते हैं ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। अब स्टूडेंट आपको पता होगा ऑक्सीकारक है वो क्या होता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीकरण है वो करते हैं, लेकिन खुद का है वो अपचयन हो जाता है। खुद का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके ऑक्सीकरण अंग के अंदर है वो कमी आएगी। तो अब अपन इसका है वो तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू उसका अणुभार, यानी ऑक्सीकारक का अणुभार बटा ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी। अब ऑक्सीकरण अंक में आपको पता होगा कमी कब होती है, जब कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऑक्सीकरण अंक के अंदर है वो कमी हो जाती है। तो यहां पर आपके हो जाएगा ग्रहण किए गए
ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब आपके वो ऑक्सीकारक का जो तुल्यांकी भार है उसको निकालने का फॉर्मूला हो गया उसका अणुभार बटा ऑक्सीकरण अंक में कमी या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपके फॉर्मूला होता है ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार निकालने का। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आपके है वो KMnO4 है। इस KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं अपन। KMnO4 आपको पता होगा एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो KMnO4 का तुल्यांकी भार KMnO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अपन लिखेंगे इसका अणुभार बटा ऑक्सीकरण अंक में कमी। ये जो KMnO4 होता है यहाँ पर इस Mn का जो केंद्रीय परमाणु है वो मैग्नीज है और इसका ऑक्सीकरण अंक है वो +7 होता है और +7 से ये परिवर्तित होकर +2 हो गया। Mn2+ के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये Mn2+ आयन में परिवर्तित हो गया। तो आयन के ऊपर जो उसका आवेश होता है वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये आपके इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 हो गई। तो +7 से +2 हो गई। इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कितनी की कमी हुई? यहाँ पर आपके ऑक्सीकरण अंक में 5 की है वो कमी हो रही है। तो अब आपके है वो इसका KMnO4 का जो अणुभार होता है वो आपके 158 है वो होता है। तो 158 डिवाइडेड आपके है वो 5 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा 31.8 आपके है वो KMnO4 का तुल्यांकी भार है वो उनको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन है वो अपचय का तुल्यांकी भार है वो ज्ञात करेंगे। सेकंड आपके आ जाएगा अपचय का तुल्यांकी भार। अपचय का तुल्यांकी भार। तो अपचय का जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है अणुभार, उसका अणुभार बटा जो अपचय होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों का अपचयन करते हैं लेकिन खुद का है वो ऑक्सीकरण है वो हो जाता है। यहाँ पर खुद का है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके ऑक्सीकरण अंक में है वो वृद्धि होगी। ऑक्सीकारक के ऑक्सीकरण अंक के अंदर है वो कमी हो रही थी जबकि अपचय के ऑक्सीकरण अंक के अंदर है वो वृद्धि होती है। तो अणुभार बटा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, कितने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई वो आपके यहाँ पर है वो आएगा। या फिर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कब होती है? जब कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ ऑब्लिक करके अपन लिख सकते हैं या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार अपन है वो अपचय का तुल्यांकी भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर ये आपके है वो ऑक्सीकारक और अपचय का तुल्यांकी भार अपने है वो ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट कोई भी जो आयन है उसका अपन है वो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आयन का तुल्यांकी भार आयन का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है उसका अणुभार बटा उसके ऊपर कितना आवेश है बटा आवेश। इस प्रकार अपन आयन का तुल्यांकी भार है वो ज्ञात करते हैं। आयन का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है उसका अणुभार बटा उसके ऊपर कितना आवेश है। ये आपके है वो फॉर्मूला होता है आयन के तुल्यांकी भार ज्ञात करने का।
अब जो तुल्यांकी भार है इसको अपन एक फॉर्मूले के रूप में भी है वो लिख सकते हैं। तुल्यांकी भार अपन कैसे ज्ञात करते हैं? तुल्यांकी भार इज इक्वल टू आपके होता है अणुभार बटा संयोजकता गुणांक, वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक। ये तुल्यांकी भार का है वो फॉर्मूला होता है जिससे अपन किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार है वो ज्ञात कर सकते हैं। तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणुभार बटा संयोजकता गुणांक। तो ये अलग अलग पदार्थों का अपन तुल्यांकी भार है वो कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अपने बात की स्टूडेंट। अब नेक्स्ट अपन इसके ऊपर क्वेश्चन है वो करते हैं जिसके द्वारा अपन समझेंगे कि अपन किसी भी विलयन की नॉर्मलता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। (98 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 500 ml विलयन का निर्माण किया गया है। तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या चीज गिवन है उसके बारे में अपन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो विलय की ग्राम में मात्रा है WA वो आपको दे रखी है 98 ग्राम। 98 ग्राम H2SO4 है वो दे रखा है। तो ये आपके हो गया 98 ग्राम। अब जो विलयन है उसका जो आयतन है वो आपको दे रखा है 500 ml और H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो आपको पता होगा, अभी अपने निकाला था 49 है वो होता है। इन सभी को अपन इस फॉर्मूले के अंदर है वो पुट करेंगे। ये आपके है वो नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है N is equal to WA into 1000 upon EQ upon V। जब भी आयतन ml में होगा अपन ऊपर है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आयतन लीटर में दे रखा है तो अपन 1000 से है वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब नॉर्मलता इज इक्वल टू WA। WA आपको क्वेश्चन में दे रखा है 98, तो यहां पर अपन लिखेंगे 98 into 1000 अपॉन तुल्यांकी भार। H2SO4 का जो तुल्यांकी भार है वो 49 है और विलयन का जो आयतन है वो 500 ml है। तो ये अपन जब इसको है वो सॉल्व आउट करते हैं तो आपके आ जाता है 4। अब नॉर्मलता की जो इकाई होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो यहां पर लिख देंगे ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर। ये आपकी इसकी इकाई हो गई, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 4n। n के द्वारा भी अपन इसकी इकाई को शो कर सकते हैं। तो नॉर्मलता की जो इकाई होती है वो आपकी हो जाती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यहां लिख देता हूं मैं नॉर्मलता की इकाई। नॉर्मलता की इकाई इज इक्वल टू ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर। ये आपके है वो नॉर्मलता की इकाई हो गई। ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि नॉर्मलता की इकाई है वो क्या होती है, तो अपन को बताना है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर ये जो नॉर्मलता है वो नॉर्मलता ताप से प्रभावित होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अभी अपने थोड़े समय पहले वो बात की थी कि जिन सांद्रता की इकाइयों के अंदर है वो आयतन होता है वे इकाइयां तापमान के द्वारा प्रभावित होती है।
तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलता भी है वो ताप के द्वारा प्रभावित होगी। तो नॉर्मलता होती है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, वो पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी इकाइयां तापमान के द्वारा प्रभावित होती है या कौन सी इकाइयां तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो अपन लिख सकते हैं नॉर्मलता तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। और इसका मैंने सीधा सा आपको तरीका बताया था। यदि विलयन का आयतन दे रखा है तो वे इकाइयां तापमान के द्वारा प्रभावित होगी, और यदि विलयन का द्रव्यमान दे रखा है तो वे इकाइयां तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मलता और मोलरता दोनों हो गई। नॉर्मलता और मोलरता के अंदर संबंध क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलता एवं मोलरता में क्या संबंध है? तो आपको पता ही होगा, मोलरता का अपने फॉर्मूला लिखा था m WA × 1000 अपॉन MA × VML। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखा था WA × 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन VML, यानी यहाँ तुल्यांकी भार था, और यहाँ पर आपके है वो मोलरता के अंदर है वो अणु भार आता है। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से अपन डिवाइड करेंगे, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से अपन भाग देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब अपन भाग देंगे तो m अपॉन n इज इक्वल टू WA × 1000 अपॉन MA × VML, और ये आपके है वो इसके अपॉन के अंदर आएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई के अंदर है वो लिखूंगा स्टूडेंट, तो ये चीज है वो उल्टी हो जाएगी, यानी ये ऊपर आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट है वो, तुल्यांकी भार है वो। तो EQ × VML अपॉन WA × 1000। ये आपके 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता है, ये VML है वो कट हो जाएगा, WA से WA वो कट हो जाता है। तो पीछे आपका फॉर्मूला है वो बचता है m अपॉन n इज इक्वल टू, ये आपके आ जाता है EQ अपॉन, यहाँ पर है वो पीछे बच गया MA, यानी MA। तो अपन लिख सकते हैं मोलरता अपॉन नॉर्मलता इज इक्वल टू, ये आपके हो गया तुल्यांकी भार अपॉन अणु भार। अब इन चार में से अगर आपको कोई तीन चीजें दे रखी है तो आपको एक चौथी चीज है वो ज्ञात कर सकते हो। मोलरता इज इक्वल टू आपके हो जाएगा तुल्यांकी भार अपॉन अणु भार इनटू नॉर्मलता। ये आपके पास है वो फॉर्मूला आ गया। नॉर्मलता इज इक्वल टू तुल्यांकी भार अपॉन अणु भार इनटू नॉर्मलता। तो ये नॉर्मलता और मोलरता के अंदर है वो संबंध है वो होता है। तो इनमें से चार में से कोई तीन चीज आपको दे देगा और चौथी चीज पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो आप है वो निकाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। इससे आगे की जो संबंध की गया है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो करेंगे।